जी अस्सलाम वालेकुम। मीठी ईद की मीठी खुशियों में एक बार फिर से आपके साथ मैं और मेरे मेहमान आपकी खिदमत में हाजिर हैं, ये बताने के लिए कि हम ईद कैसे मना रहे हैं और आपको ये पैगाम दोबारा से पहुंचाने के लिए कि घरों में रहिए, महफूज रहिए, घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलिए। और इसीलिए चूंकि बिला ज़रूरत लोग बाहर नहीं निकले, हमारे मेहमान वही हैं, सिर्फ एक इजाफा हुआ है और उस नए चेहरे से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। मोना आलम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मोना, ईद बहुत बहुत मुबारक। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया ज़रियाब, आपको भी और आपके देखने वालों को, तमाम हम सबको ईद मुबारक। अच्छा मोना, आपके आने से पहले हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि बचपन कैसा गुजरा और कड़क नोट नहीं मिले इस दफ़ा, तो वो किस तरह का था बच्चों का रवैया, तो कैसी गुजरती थी बचपन की ईद और आज की जो ईद है कोरोना के साथ, कितनी मुख्तलिफ रही आपके लिए? बचपन की ईद तो खैर सबकी अच्छी होती थी, एक्चुअली होती बच्चों की ईद है। और मुझे सिर्फ अच्छा मेरे साथ ये है कि मेरे बाद वाली जनरेशन में लोग कम हैं, तो मैं ही सबसे यंगेस्ट लगती हूँ फैमिली में, तो मुझे मेरी ईदी का जो अमाउंट है वो कम नहीं हुआ। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो तमाम बड़े हैं वो भी खैर आफियत से हैं, मौजूद हैं, तो इसलिए वो भी हैं, तो मेरी ईदी कम नहीं हुई, तो ये अच्छी बात है। दूसरा ये कि अब जैसे कोरोना वायरस की जो ईद है, मुझे लगता है वो भी जैसे आईटी के थ्रू हम लोग अपने ज़्यादातर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों को, और हम एक पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर में जी रहे हैं, तो वही ईद के साथ भी अप्लाई करता है। हत्ता ये कि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा पहले से हो गई थी, क्योंकि व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे विश एक दूसरे को करना है, इसका रुझान वैसे भी बढ़ गया था गुज़िश्ता काफ़ी सालों से, तो अब ये हमारे काम आ रहा है। और बल्कि मैंने भी अपने घर वालों से भी सिंस देयर इन कराची, तो मैंने उनसे बात भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू की थी, जो मैं पहले भी करती थी, तो ये एक अच्छी बात है। जैसे अब हम इस दफ़ा कहीं गए नहीं हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि हम एक वीडियो लिंक के ज़रिए शायद सारे इकट्ठा हो रहे हैं। ऑल्दो यस, आप जो इन पर्सन मिलते हैं उस चीज़ का उस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो अच्छा गुजर रहा है दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में अनीका से तो खैर इस बारे में बात होगी कि अनीका चूंकि किचन में भी अमूर खानादारी सर अंजाम दे रही होती हैं, आप कुकिंग करती हैं ईद वाले दिन? मतलब कुकिंग का शौक है और कैसा रहता है फिर उस दिन को फिर मैनेज करना? लेकिन एक दिन पहले कर लेती हूँ, कोई जैसे मीठा है तो वो एक दिन पहले से बनवा लिया, ये करती हूँ। उस दिन 11th आवर पे कुकिंग नहीं करती, ईद वाले दिन इटसेल्फ नहीं, लेकिन एक दिन पहले कुछ बनवा लिया, फ्रिज में रख दिया। आज कुछ बनाया खुद से? कुछ कुकिंग का क्या मतलब इनकी ईद के दिन के, रमजान में तो बड़े मजे मजे के पकवान चल रहे होते हैं, लेकिन इस दिन के लिए क्या स्पेशलिटी रहती है घर पे? कुछ खास नहीं, ये मैं वैसे ही मीठे के तौर पर, जैसे आई एम गुड एट बेकिंग, तो मैं केक्स वगैरह बनाती हूँ। कोई आई एम गुड एट इट। मैं वो मतलब ये हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। ये हलीम बहुत अच्छा बनाती हैं, वो आकर बता रही हैं, मतलब फोन पे किसी ने नहीं बताया और आप भी आकर बता रही हैं। हम आपको कोरोना सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए कोरोना वबा के दौरान ही शुरू की है बेकिंग, या बहुत सारे मैंने देखे शेफ ने कोरोना के दौरान घर पे बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो हर तीसरे बंदे का स्टेटस देखे वो केक बना रहा है, क्या हमारा वक्त आ गया, अब आप भी लोगों ने बड़े तजुर्बात किए। अच्छा वो तो तब की बात ना। अच्छा ये समर से तो पूछे कि क्या बनाना स्टार्ट किया? मैंने भी एक पहली दफा केक बनाने का तजुर्बा किया, वो कामयाब भी हो गया। हालांकि बेकिंग इज इजी, बेकिंग तो आसान है। का तजुर्बा पहली बार कभी कामयाब नहीं होता मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों का, लेकिन मेरा पहले ही कामयाब हो गया। इसको कहते हैं तुक्का लगना। हाँ तुक्का लग गया, बिल्कुल तुक्का लग गया, तुक्का लग गया। लेकिन ये है कि हर कोई देखे आप, वो कभी क्या पका रहा है, क्या पका रहा है। कोरोना के बाद घरों पे लोग हैं, कुछ करने को है नहीं है, तो बेकिंग हो रही है, कुकिंग हो रही है, नए नए तजुर्बात हो रहे हैं अपने घर वालों पे ही। मैंने रमजान के पहले 15 दिन बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ, डेली स्नैपचैट पे कुछ ना कुछ डाल रही हूँ बना कर। 15 दिन के बाद ऑफिस में आपने हमें ला के नहीं खिलाया कुछ भी। अब मेरी टाइमिंग ऐसी है समर, आप उसको अफ्तारी करके जा चुके होते हैं, प्रोग्राम करके भी जा चुके हैं, इस वक्त मैं यहाँ पर होती हूँ। तो खैर मैंने तो ये बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं। आप इस क्वारंटाइन टाइम्स में, क्वारंटाइन में कुछ शेफ बनी हैं? एक्सपीरियंसेस किए या एक्सपेरिमेंट्स किए? अच्छा मैं कुकिंग में हमेशा से ही आई वाज रियली गुड एट इट। तो मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को खुद से खाना बना के खिलाऊं, तो आई एम वेरी गुड एट कुकिंग। मेरी कुकिंग जो है वो मेरे हस्बैंड कहा करते हैं कि मैंने अभी पिछले 6 सालों के अंदर कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो बदमज़ा। अच्छा। तो आई एम वेरी गुड एट इट। और वो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई नॉर्मल रेसिपीज़ में एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र सारी की सारी चीज़ें अच्छी ही बनती है।
तो अच्छा जनरल साहब, ये एक तो मुझे ये बता दें कि आपकी फेवरेट डिश क्या है जो आपके घर में आपकी बेगम आपकी फरमाइश से बनाती हैं, या घर में किसी और को आप कहते हैं कि नहीं आप ये बहुत अच्छा बनाती हैं तो मेरे लिए बना दें। और दूसरा ये कि फौज में आप ईद कैसे गुजारा? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे मीठा हर तरह का बहुत पसंद है। अच्छा। और गोश्त में बिल्कुल बहुत ही कम, ना खाने के बराबर तकरीबन बचपन से इसी तरह। लिहाजा मेरी मिसेस जो है वो मीठी चीज़ें बनाती रहती है मेरे लिए। वो सोच के शीर खुरमा बना लिया, ज़र्दा बना दिया, कोई हलवा बना लिया, कभी गाजर का हलवा, कभी किसी और चीज़ का। तो ये चीज़ें मेरे घर में ज़्यादा बनती हैं। जो फ़ौज की ईद है, ये हमारा एक फ़ौज में बड़ी एक ज़रूरत है ये वक्त की, या हर लम्हे होती है कि चूँकि दिफा आपका किसी भी वक्त पे उसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, या किसी के रहम करम पे नहीं रखा जा सकता। तो आपके जवान जो हैं वो सारे छुट्टी पे नहीं जा सकते। बड़े थोड़े लोग होते हैं जो जिनको छुट्टी भेजते हैं ईद मनाने के लिए, बाकी सब लोग आपके वहीं मौजूद होते हैं। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि ऑफिसर्स भी, हम लोग भी जाके ईद उनके साथ मनाएं, और उसमें सिर्फ मनाने का नहीं, उनके साथ बैठ के खाना पीना वहाँ पे। उसकी वजह से उनको एक एहसास रहता है कि अगर हम घर से दूर हैं तो ये लोग भी कहीं इधर उधर नहीं चले गए छुट्टी। क्योंकि हमारे भी अब पोस्टिंग जो हैं वो बाज़-औक़ात फील्ड एरियाज़ में होती हैं, बाज़-औक़ात किसी ऐसे शहर में है जहाँ आपकी फैमिली नहीं है। और अक्सर औक़ात मैं तो लाहौर से दूर ही पोस्टेड रहा हूँ। नतीजा ये है कि ये ख्वाहिश रहती थी कि लाहौर चले जाएं, लेकिन ईदों पे नहीं जा सकते थे इसी वजह से। तो फिर हम कोशिशें करते हैं कि जवानों के साथ जाके ईद मनाई जाए, ख़ास तौर पे उनके साथ एक मील ज़रूर, दोपहर का खाना उनके साथ खा लिया जाए। अब उसमें जवानों का भी अपने, हमारा ये बड़ा एक आर्मी का मैं समझता हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अपने जवानों के खाने पीने का हम बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे भी आम दिनों पे भी हम उनका खाना जाके चेक करते रहते हैं कि कहीं उसका टेस्ट ख़राब ना हो, कोई उसमें कमी बेशी, चीज़ अच्छी नहीं, सब्ज़ी गली सड़ी ना आ गई हो। ये चीज़ें तो हम चेक करते रहते हैं। लेकिन ईद के लिए फिर हम स्पेशल उनको, मुझे याद है कि मैं उनको कहता था कि आप अपने हर कुक हाउस के लिए 1-2 बकरे एक्स्ट्रा ख़रीद लें ताकि लोगों को अच्छे गोश्त का जायका आ सके, मंगवा सके। तो वो भी उनका करना, मीठे का भी इसी तरह उनको, यानी आर्मी में जवानों के लिए खाने का वैसे भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन ख़ास तौर पे ईदों के ऊपर या ऐसे जब हमारे त्यौहार आ जाते हैं तो उस पर हम बहुत सारा कुछ उनको अलग से बनवा के देते हैं, नई चीज़ें बनवा देते हैं अपने घर को, ताकि उनको ये एहसास हो कि अगर वो घर में होते तो शायद इसी तरह एक टेबल सजाए जाते तो वहाँ भी। तो ये भी होता है। फिर उसके साथ साथ ये है कि उनको हम उस दिन डिसिप्लिन उनका उस तरह नहीं मांगते कि वो सिर्फ ड्यूटियाँ करते नज़र आएँ, उनको रिलैक्स करते हैं कि आप आपस में गपशप करें, खेलें या बाहर मैदान में जाके खेलें, लेकिन हमारी कॉल पे फ़ौरन आप अवेलेबल हों। तो इस तरह आपकी एक तरफ से वो ज़िम्मेदारी ड्यूटी भी पूरी होती रहती है और दूसरा लोग रिलैक्स भी कर लेते हैं, उनको छुट्टी भी मिल जाती है। जो लोग हमारे डिप्लॉयड होते हैं, जो कश्मीर में 47 के बाद से आज दिन तक लोग ट्रुप्स में वो LOC के ऊपर ही लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सियाचिन पे हैं। 1982 से सियाचिन के ऊपर हमारे ट्रुप्स मौजूद हैं। तो उनके लिए फिर कमांडर्स जो हैं वो उनको वहाँ पे जाके विज़िट करते हैं, उनके लिए मिठाई शहर से ले जाते हैं, गिफ्ट ले जाते हैं हम जाके, तो उनको उनके डिफेंसेस में जाके तो मिठाइयाँ या जो भी हम तोहफे ताइफ ले जा सकते हैं वो उनको देते हैं वहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा जेस्चर होता है जहाँ कमांडर्स जो हैं वो अपना दिन उनके साथ गुजार लेते हैं बॉर्डर्स पे, साथ उनको गुडविल के तौर पे आपने कुछ खाने को दिया, तो वो बड़े खुश होते हैं इस चीज़ों पे कि आपको एहसास है अपने जवानों का। तो कमांडर्स के लिए ये जिम्मेदारी होती है कि वो ईद के दिन सिर्फ अपने बाल बच्चे में न रहें, मस्त वो जाएं जाके FTLs में और इन जगहों पे। असल में तो इन्हीं लोगों की जो एक वो अपनी ईद कुर्बान करते हैं, उसी वजह से आज हम सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ अपने घरों पे ईद करते हैं। तो इस वक्त कोरोना वबा में भी जो हमारे आर्म फोर्सेस के जो अफसरान और जवान हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। फिर ईस्टर्न आप बॉर्डर पे देखें बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं,
1000 से LOC ज़्यादा पर तो वायलेशंस वहाँ हो रमज़ान चुकी में भी हैं। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। बुरी खबरें आती और रही हैं। वेस्टर्न बॉर्डर पे भी हालात इतने अच्छे नहीं है, तो फिर इंटरनल सिक्योरिटी और लोकस्ट पे भी अभी आर्मी बड़ा एक कलीदी रोल प्ले कर रही है, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर्स आप देख लें आज उन्होंने अपनी ईद कुर्बान बिल्कुल, की और है कोरोना हमारे में लिए। भी पुलिस एहलकार हो गए, फौज की तरफ से, बिल्कुल, पुलिस की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन से के लोग हो गए, बिल्कुल। तो इन सब को आज यानी कि बड़ा खास दिन है और वो लोग अपनी ईद कुर्बान करके हमारे लिए अभी भी सरहदों पर बैठे बिल्कुल वो हैं बैठे हैं और बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल और वो हम अगर सलाद के यहाँ पर मुस्तहिक है, वो महफूज हमारे हैं, हीरोज हैं असल में, तो जिनकी वजह से ये सारा हो रहा हम है। अपने हीरोज की वजह से यहाँ पर हैं। मुना, मीडिया में अमूमन ऐसा होता है कि छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जितना भी सहाफ़ती करियर रहा, उसमें कितनी ईदें हैं जो आपने अपनी फैमिली के साथ गुजारी हैं, या आप लकी हैं उन लोगों में से कि आपने सारी ईदें अपनी फैमिली के साथ ही गुजारी हैं? गुज़िश्ता कोई मेरा ख्याल है 2-3 साल से तो नहीं गुजारी है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी है कि आप रहें और आपका होम स्टेशन ये है, तो यू हैव टू बी हेयर। और बल्कि पिछली ईद पे तो मुझे याद पड़ता है एक रोज़ भी ऐसा नहीं था जो हमें ऑफ मिला हो। गालिबन आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली क्या था, लेकिन कोई ट्रांसमिशन का सिलसिला था जो चल रहा था, जिसकी वजह से हमने जो पहले ईद प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए थे वो हमने उनको ख़त्म करना पड़ा, और फिर उनको ख़त्म करके उनकी जगह हम लोग लाइव प्रोग्राम्स कर रहे थे। आई रिकॉल ये था जब ये 5 अगस्त 2019 का इक़दाम हुआ था, उसके बिल्कुल फौरी बाद जो पिछली ईद थी, तो उसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पे बात कर रहे थे। और दैट अगेन मैंडेट्स जो अभी जनरल साहब भी और समर भी जो बात अभी कर रहे थे कि वाकई हमारे जो फौजी एहलकार हैं, जो हमारे वहाँ पर बहादुर जवान हैं हमारे, उनको ट्रिब्यूट देने का शायद सबसे बेहतरीन मौका एक ये भी है। पिछले साल भी आप देख लें उनके लिए बड़े हॉस्टाइल हालात रहे थे, क्योंकि 5 अगस्त का जो भारत की तरफ से एक इक़दाम हुआ था उसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल थी बॉर्डर्स पर और LOC पर। और इसी तरह से इस दफ़ा भी है, कोविड की वजह से मज़ीद बढ़ गया है। अब आप देखें जब कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस की वजह से आप देखें जो एक ऑपरेशनल स्टाफ है या फंक्शनल स्टाफ है बहुत सारी जगहों का कम है, उसकी वजह से उनको फिल इन करने के लिए जो लोग इमरजेंसी में उसके बावजूद भी आ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों की तो ड्यूटीज बिल्कुल सही बात है कि रिड्यूस हो गई हैं, लेकिन मीडिया वर्कर्स, पुलिस एहलकार, आर्मी के हमारे जवान, पैरामेडिक्स, ये वो लोग हैं जिनकी उल्टा ड्यूटीज बढ़ गई हैं। तो उनको तो इन हालात में आप समझें कि छुट्टी मिलना तो दूर की बात है, उनकी जो वाजिब या उनकी नेसेसरी भी छुट्टी होती है वो भी वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वही सिचुएशन इस दफ़ा भी है। और मीडिया का भी मुझे लगता है कि समटाइम्स, और मुझे बल्कि काफ़ी दफ़ा ये बात एहसास मुझे होता है इसका, कि हम बाकी जो फील्ड्स हैं उनको बहुत एक्नॉलेज करते हैं। इसी तरफ ही आने लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि आपने कितनी छुट्टियां की? एक भी छुट्टी या नहीं मिली। मैंने बिल्कुल या अनीका ने या समर ने, इवन जनरल साहब ने, आप बतौर एनालिस्ट आते हैं तो हमने कितनी छुट्टियां की हैं? हम उसी तरह से हम टीवी पर रहते हैं और हमारी ड्यूटी ऑब्लिगेशंस भी, ड्यूटीज भी बढ़ गई है। बिल्कुल। हमने लोगों को बताते रहना है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन, DSNG ऑपरेटर्स, हमारे ड्राइवर्स, मतलब ये लोग बाहर जाते हैं और जाकर रिपोर्ट्स बना रहे हैं। इस डिजीज में जहाँ इलाज कोई नहीं था वहाँ सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत थी, और उसमें मीडिया के अलावा कोई और ऐसा रोल प्ले कर ही नहीं कर सकता था। तो मीडिया ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है, तभी आप लोग जो दिन रात बिजी रहे हैं वो इसी वजह से कि इसी पे लोगों को आपने उनकी जिम्मेदारी समझाने की कोशिश की है। आई टेल यू व्हाट, मेरी गुजारिश ये है, मुझे लगता है ये उनको इस तरह से उसी लेंथ में इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बाकियों को जरूर करते हैं, लेकिन और इसमें मैं अनिका ये इस पे भी आना चाहूंगी, मीडिया के अलावा उनको रास्ता था ही मीडिया ने किया। बताया लोगों को। हम लोगों को, कुछ लोगों का काम बड़े फिजिकल फॉर्म में नजर आ रहा होता है। फौज जाने कुर्बान करती है और विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर फैमिलीज वो ऐसी जगह पर, मैं खुद LOC गई हूँ, मैं खुद वो नॉर्दर्न एरियाज जहाँ ये तमाम मामलात हुए हैं KPK के अंदर, एक्स फाटा के अंदर, वहाँ बड़े हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर वो रह रहे होते हैं, उनका काम फिजिकली नज़र आ रहा होता है। डॉक्टर्स हैं जो कि आज के बहुत बड़े हीरोज हैं, उनका काम फिजिकली नज़र आ रहा है कि वो कितने बड़े ख़तरे से दो चार हैं और किस तरीके से कोरोना से लड़ रहे हैं। और आज भी कई डॉक्टर्स अपने ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं और दिन रात दे रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ का काम फिजिकली नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा पुलिस का काम हमें फिजिकली नज़र आ रहा होता है, लेकिन मीडिया का काम उस तरीके से फिजिकली इसलिए नज़र नहीं आ रहा होता बिकॉज हमारा काम इंटेलेक्चुअल है। हम लोग लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं,
तो इसलिए लोगों का एक्सपोजर इस चीज़ पे कि मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है या मीडिया कितनी कुर्बानियां दे रहा है, वो उस तरह है नहीं। वो ये समझते हैं कि शायद हम एसी वाले कमरों में बैठकर काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि चैनल असल में जो चलता है वो जिनके बलबूते पे चलता है, वो जिनके बलबूते पे चलता है, वो एसी में बैठने बल्कि बाहर बैठने की भी उनको फुर्सत नहीं होती। रिपोर्टर्स हो गए, हमारे कैमरामैन हो गए, हमारे ड्राइवर्स हो गए, ये वो लोग हैं, टेक्निकल स्टाफ है, हमारे प्रोडक्शन टीम्स हैं जो कि स्क्रीन पर नजर नहीं आती। ये जो चीज स्क्रीन पर नजर आती है, इसको आप तक प्रेजेंट करने के लिए बहुत तगोदो लगती है, और ये जो तगोदो है ये लोगों को नजर नहीं आ रही होती, इसलिए लोग एक्नॉलेज नहीं करते। तो मैं यहाँ मोना की बात को, समर की बात को, जैनल साहब की बात को जरूर एंडोर्स करूंगी कि हम लोगों को, इन तमाम लोगों को आज, टुडे इज द डे जहां हम वाकई में इनको तमाम को खिराजे तहसीन पेश कर सकते हैं एंड थैंक यू बोल सकते हैं इन तमाम लोगों को कि वो पाकिस्तानियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर रहे हैं। Exactly, and thanks to all of you for being here. थैंक यू as well। रिपोर्टिंग में ना, जब मैं रिपोर्टर था तो उस वक्त एक बड़ा मैं कहा करता था रिपोर्टर्स को, यार हम रिपोर्टर्स की, हम सहाफ़ियों की क्या लाइफ है यार। किसी की खुशी है हम ख्वार, किसी की गमी है फिर भी हम ख्वार। हम हर जगह पे हमने ख्वारी काटनी होती है। अब कोरोना में भी हर जगह पे 60 से ज़ायद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। बड़ा टफ काम है, बिल्कुल, और बड़ा मुश्किल काम है। और इस दफा और एक और चीज़, इसमें तो कोरोना के इंतकाल कर गए, ही इज द ओनली पर्सन जो मीडिया फिटर का इंतकाल हुआ है। तो मीडिया ने जो रोल अदा किए वो कोई और कर ही नहीं सकता। अच्छा जरा साहब, खबरें भी बड़ी अजीब देनी पड़ रही है ना, खबरें भी बड़ी अजीब देनी पड़ रही है रवायत से हटके। खबरें किस तरह की है? अंडरस्टैंड नहीं करते लोग कि हमारे सामने जो खबर आ रही होती है हम उसे बहुत माइल्ड करके पेश करते हैं आवाम के सामने। जो विजुअल्स हम देख रहे होते हैं, जो चीजें हमारे सामने होती हैं, वो इतनी दिल दहला देने वाली होती है कि अक्सर औकात वो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ पर इम्पैक्ट करने लगती है। अगर कोई ऐसा सीन देख लिया आपने तो आपका वो दिन, वो हफ्ता, वो महीना बहुत बुरा गुजर जाता है। मुझे याद है जब ये एपीएस का वाकया हुआ और जिस तरह कवरेज हमारे लोग दे रहे थे, बेचारे एंकर इस तरह अपने आंसू कंट्रोल कर करके और बाद में सिसकें लेते हुए मैंने देखी। साहब मैं रिपोर्टिंग में फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था ना, एक खुदकुश धमाका एक जगह पे हुआ, मैं रिपोर्टिंग करने जब फर्स्ट टाइम गया, ये 2009 की बात है, तो मैं पूरी रात सो नहीं सका था। इतना डर और खौफ मेरे अंदर ना, बार बार वो चेहरे उनकी मेरी आंखों के सामने, बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे जितने सहाफी हैं उनके करियर में कोई ना कोई कहानी ऐसी होती है कि उसने उनको बदल दिया होता है। समर इसकी बात कर रहे हैं, मैंने बल्दिया सानेह के अंदर डेड बॉडीज अपने हाथों से चीथड़े उठाए। मोना के करियर में कोई इस तरह, आपके करियर में कोई इस तरह, हमारे करियर्स में हम वो दिखाते नहीं हैं। लेकिन बिल्कुल हमारे मीडिया में मैं यही बोलूँगी, सिर्फ मर्द हजरात नहीं, मर्द को बहुत मजबूत किरदार माना जाता है सोसाइटी में। हमारी खवातीन भी फौलाद की मानंद होंगी, ठीक है। सर्दी, गर्मी, धूप, बाहर, खिजा, ये हम पे उस तरह से असर नहीं करती। हम लोगों को अपनी चीज़ों को टैकल करने की, हमें इतना एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम इन सब चीज़ों को कि मतलब शायद किसी हद तक हम कह सकते हैं कि हम मर्दों के शाना बशाना खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं पर्सनली मैं बताऊँ, मैं आप लोगों को जब काम करते हुए देखता हूँ और मेरे बच्चों की तरह, बेटियों की तरह, मुझे इतना फ़ख्र होता है क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि ये जनरेशन हमारी जो है इसमें खुद एतमादी है, ये अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये खुल के मौजू पे बात कर सकते हैं, तालीम भी है और एतमाद भी है। यकीन करो मुझे फ़ख्र भी होता है, मुझे एक उम्मीद सी बनती नज़र आती है कि हमारी आइंदा जनरेशन जो है उसमें अवेयरनेस कहीं ज़्यादा है और वो उनमें अहलियत है लीड करने की, मामलात को समझने की। कोई होता है कि अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करे। यहाँ पे एक अनिका भी बात कर रही थी, कहेंगे समर को देख के तो इसने कहा जी कि कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता है जर्नलिस्ट की ज़िंदगी में जो उनकी लाइफ बदल देता है। मुझे समर की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही वाक़या नज़र आता है, वो इसकी जब से शादी हुई है तो ये थोड़ा सोबर हुआ नज़र आता है। समर की ज़िंदगी का एक ही वाक़या जिससे मैंने कितने डिसेंट नहीं थे और बचपन में कितने शरारती थे, हम इसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे भी एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो क्योंकि हम सब अब मीडिया के लोग यहाँ पे बैठे हैं, जनरल साहब भी बतौर तज्जियाकार मीडिया का पार्ट है ही, तो जब हम अपने एरियाज में जाते हैं, मतलब अपने गांव, अपने इलाके, अपने शहर में जाते हैं ईद गुजारने के लिए,
जो वहाँ के मोहल्लेदार होते हैं जब अपने बच्चों को इस तरह से किसी मकाम पर दिखते हैं तो किस तरह से उनसे आकर मिलते हैं और हमारी उनसे मिलने के बाद किस तरह से हमारे चेहरे या क्या पुरानी बातें हमें याद आ जाती हैं, उसे डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। और ब्रेक के दौरान एक खूबसूरत सा समा बन गया और सब ही ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि समर सुधर गए। मैं तो चाह रही थी कि बात को कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए, हम पूछ लें कि मीडिया के जो पर्सन्स होते हैं जब वो अपने इलाकों में जाते हैं। चले आती हूँ इस टॉपिक पे भी, लेकिन एक सवाल जो समर कर छोड़ा जनरल साहब ने, जरा जवाब देते हैं आप हमें उसका। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो इंसान को ज़ाहिर है बदल देती हैं। और पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, मैं एक बिल्कुल ही आज़ाद शहरी था और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास ही था। अब मैं पाबंद आजाद नहीं, सब बेलगाम शहरी थे। बिल्कुल जैसा वैसे ही कहले चले जैसे आप कहते हैं। लेकिन यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब इंसान पे आती है तो इंसान बहुत बदल जाता है। और रिपोर्टिंग की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो आजकल कोरोना के दिनों में ना हमें बड़ी अजीब सी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। और एक चिश्तिया में मुसाफिरों से भरी बस पकड़ी गई। अब ये कितनी अनयूजुअल सी चीज है, मुसाफिरों से बड़ी बस पकड़ी गई। ऑब्वियसली बस है तो मुसाफिरों से पहले ही पहले भरी तो था कि होगी। असला पकड़ा गया, कोई उसमें नशावर चीजें पड़ी, अब मुसाफिरों से बड़ी अच्छा, बड़ी एक बस खबर पकड़ी मुझे गई। भी याद है। फिर वो जो मतलब आपने ये दिखा रहे हैं कि आप फ्रूट लेकर जा रहे हैं और जब वो शटर मतलब क्या कपड़ा जो डला हुआ था बड़ी बड़ी पिकअप, तो जब वो उठाया गया तो अंदर से बंदे इतने निकले, बंदे बरामद हुए। बंदे बरामद हुए इसमें। अच्छा, कपड़े खरीदते हुए जी, कपड़े खरीद रहे हैं जी, वो बंद होगी। खरीदारी करने पे दुकान बंद, दो बंदे इकट्ठे जा रहे हैं। अब देखें ये भी एक हमें देखिए ना, पूरा साल जो हम अपने करियर में जो हम जिस चीज़ का ज़्यादा प्रचार करते हैं वो है जी आइन के अंदर दिए गए बुनियादी इंसानी जो हुकूक हैं जी, उनकी हम बात करते हैं। इज्तिमा की आज़ादी हो गई, इबादत की आज़ादी हो गई, और अब आप देखें कि नक्लो हरकत की आज़ादी हो गई। आजकल हम उसी चीज़ के खिलाफ ज़ाहिर है एहतियात एक सिचुएशन की वजह से हमें करना पड़ रहा था कि नक्लो हरकत के भी हमने खिलाफ बात करनी है। हमने मसाजिद में ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पे भी हमने उसके खिलाफ बात करनी है। और फिर हो गया बाज़ारों में जो खरीदारी करना, लोगों का इकट्ठा होना, इन वही चीज़ें जिनकी आमतौर पे हम उनके हक में बात करना चाहते हैं, हमें उनके खिलाफ बातें करनी पड़ रही होती है। लेकिन वही बात ये कि बड़ा आपके हुकूक वहाँ खत्म हो जाते हैं जहाँ दूसरे के हक दूसरे पे के, डाका पड़े, बिल्कुल। और कोरोना का फैलाव दूसरे के हक पे ऐसा ही डाका है। बोल दो ये जो मुझे किसी ने क्लिप भेजी या ट्वीट था फ्रांस के बारे में, उसने कहा कि यहाँ आज ये सूरत हाल है कि जो ख़वातीन हिजाब पहन रही हैं उन पे कानूनन 165 यूरो का उनके ऊपर जुर्माना है, और आज जो नहीं पहन रही उनके ऊपर भी जुर्माना है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ये कोरोना की वजह से बदल दिए हैं। कोरोना की वजह से उन्होंने ये कहा कि जनाब आप वो मास्क वगैरह पहने। अच्छा, इस दफ़ा एक और इंटरेस्टिंग काम हुआ है कि ईद पे जो तोहफे तोहफ़े आते थे ना, तो मुझे एक दोस्त ने भेजा जी, ईद गिफ्ट भेजा। तो जब रिसीव किया तो एक तो फलों की टोकरी थी और साथ उसके एक छोटा सा बैग था। नहीं, उसके अंदर मास्क, N95 मास्क। जब मैंने देखा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। बड़ा नायाब, बड़ा महंगा अब मास्क ईद है, पे बड़ा गिफ्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग गिफ्ट आ रहे हैं ईद पे। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें इस बात का अंदाजा जरूर हो जाता है कि इंसान कुछ प्लान करता है और अल्लाह ताला उस प्लान को उलट कर रख सकता है। इसलिए हर बार हमारा प्लान उसके ताबे होना है। लेकिन इंसानों में बड़ी इंजेन्युइटी और बहुत ही जिद्दत की तरफ माइल होते हैं। मैंने देखा ख़वातीन के लिबास और उनके साथ लिबास के साथ वो मास्क भी आने शुरू हो गए, उनके मैचिंग मास्क, और दुल्हनों ने भी अपने मैचिंग मास्क बनवाना शुरू। अच्छा, ये रिवायत सबसे ज्यादा वो जेंट्स की जो ड्रेस शर्ट्स वगैरह है उनके साथ भी मैचिंग मास्क आता है। अच्छा, चले मैं अब सवाल की तरफ आती हूँ जो इस पे मेरी भी दिलचस्पी और यकीन तौर पे आप सबकी भी होगी। वो ना हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम अपने आबाई शहरों में जाते हैं ईद के दिनों में, तो बचपन चूंकि वहाँ पर गुजरा होता है और फिर जब हमें कोई स्क्रीन पर देखते हैं तो एक अलग सी उन्हें हमसे प्यार उनसियत हो जाती है। और एक ये भी एलिमेंट होता है ना कि अच्छा ये टीवी पर आते हैं, तो ये कैसा फील करते हैं, क्या महसूस होता है आपको उस वक्त? अच्छा, पर्सनली स्पीकिंग मेरा कोई आबाई गांव नहीं है, मैं कराची से हूँ, तो मैं आई गो टू कराची, तो वहाँ जाती हूँ, मुझे ऑनेस्टली एम्बैरेसिंग लगता है। मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, कहती हूँ ये आ गए, वो आपको वहाँ देखा तो फिर ये हुआ, तो क्योंकि आप उनके सामने एक और शख्स हैं, आपकी पर्सनालिटी भी कुछ और है, आप बिल्कुल एक अजीब से और मतलब
दी अदर डे वो आपको बहुत एक नॉर्मल उसमें एक फसाड में अब आपको वो लेते थे, तो अब उससे बाहर निकल के जब वो आपको ऐसे देखते हैं टॉकिंग वेरी मैच्योर और वो सारी उस तरह की बातें करना और तल्ख बातें और स्ट्रिक्ट और हार्ड टॉक करना, तो वो उनको भी कहते हैं अच्छा हमने देखा, इट्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग फॉर मी। मुझे बल्कि ये चीज़ घर में मुझे होती है क्योंकि एज अ चाइल्ड व्हेन आई ग्रू अप मुझे सारे लोग ये कहते थे, मेरे पेरेंट्स समेत सारे, कि तुम बहुत बोलती हो एंड यू आर तुम ना बहुत रिबेलियस हो, तुम हर चीज़ को यू डू नॉट टेक इट ऑन इट्स फेस वैल्यू, हर चीज़ पे ये क्यों वो क्यों। तो मुझे ना मतलब एज अ चाइल्ड और वाइल ग्रोइंग अप, मैं एडोलेसेंस में भी मैंने बड़ी इस चीज़ का सामना किया है कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी, हमारे माशरे में शायद उतनी नहीं होती। मेरी टीचर्स मुझे ये कहती थी तुम क्यों इतना वो करती हो, मतलब व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, अगर कोई SOP है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट है। काफ़ी दफ़ा वो जेंडर बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेटरी होता था, लड़कों के लिए कुछ और है, लड़कियों के लिए कुछ और है। मुझे उस पर बहुत तकलीफ होती थी और मैं बाकायदा लड़ा करती थी। तो वो चीज़ मतलब मुझे उसका एक बड़ा बैकलैश रिसीव होता था। अब जब वो मुझे देखते हैं वो मुझे कहते थे अच्छा तो नाउ वी नो व्हाई, तो अब तो तुमने अपने हिसाब से ही कोई तुमने फील्ड सिलेक्ट कर ली है। तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है आपके लिए। हाँ, जैसा इंसान होता है और जाहिर है जो लोग आउटस्पोकन होते हैं, जो चीज़ों पे सवाल उठाते हैं या रिबेलियस नेचर के होते हैं, तो मुझे लगता है शायद बस अल्लाह उनके लिए उसी किस्म से कोई रास्ता निकाल देता है। इस मोमेंट को आप इंजॉय करती हैं या आप भी थोड़ा सा ऑफेंड हो जाती हैं कि आज भी यही बातें और किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? नहीं, ऑफेंड मैं बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि आप जिन लोगों से पहले जैसे मिलते थे, आप जब उनसे मिलते हैं तो आप वही रवैया एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको भी कोई बच्चों की तरह ट्रीट करे या आपको भी कोई एक आम शहरी की तरह ट्रीट करे, इंस्टेड ऑफ ये कि आपको एक सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट किया जाए। क्योंकि वो उसमें ये होता है कि हम लोग जो हैं, हमारा काम सेलिब्रिटी वाला नहीं है, हम कोई एंटरटेनमेंट मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो हमें शायद फेम की भूख नहीं होती। हमें ये होता है कि शायद हम पाकिस्तान के इस तमाम सिनारियों के अंदर कोई एक छोटा सा रिपल क्रिएट कर सकें जो एक अच्छी तब्दीली का बायस हो। एटलीस्ट मेरा मीडिया में आने का पर्पज़ ये था। तो जब कोई लोग अच्छा, पहला सवाल तो ये होता है मिलते ही, अच्छा बताएं क्या चल रहा है सियासी मंजरनामे पे, क्या ये तो शादियों में भी सवाल शुरू हो जाता है। फिर वो लगता है कि जैसे हम अभी ऑफिस का काम करके आए हैं और बाद में जाके भी ऑफिस का काम करना पड़ा है। वो एक डिफरेंशिएशन नहीं होती, वो डिफरेंशिएट नहीं किया जाता कि ऑफिस का टाइम कौन सा है और दूसरा टाइम कौन सा है। तो मैं तो उन लोगों से मिलना बहुत प्रेफर करती हूँ जो कि मुझे बड़े नॉर्मल आम इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कि एक चीज़ देखो, आप लोगों के अंदर अवेयरनेस मौजूद है क्योंकि आप प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं खासतौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स के, लोकल अफेयर्स के भी। सो नेचुरली इनपुट आपको बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, ख़ुद भी मुतालिया किया होता है, रिसर्च भी की होती है। मेरा ख्याल है कि हम माशरे में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी भी तरह से। मसलन मैं लाहौर जाता हूँ और मैं जब अपने दोस्त अहबाब में या मिलने वालों में, जानने वालों में कहीं जाके बैठता हूँ तो वो ज़रूर मुझसे सवाल करते हैं कि जन साहब ये देखिए ये भारत का रवैया फ़लाँ चीज़ ऐसे हो गई, हम ये क्यों नहीं कर देते उनके साथ, या अमेरिका ने ये क्यों कहा है, फ़लाँ का ऐसे क्यों है, ज़रा आप बात करें, इस पर बताएं। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैंने उस पर मुतालिया बहुत ज़्यादा किया होता है, अपने एनालिसिस किए होते हैं, चीज़ें सोची होती हैं, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ। वो मुझे बावजूद इसके कि बाद औक़ात यूँ लग रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे खुद एंजॉय करने आया था लेकिन मुझे वही काम फिर करना पड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब मैं देखता हूँ कि उन लोगों के चेहरों पे एक सेटिस्फेक्शन आई है, वो बात समझ गए हैं, उनको समझ लग गई है कि पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर रहा, या अमेरिका से हमें ये फेवर क्यों नहीं मिल रही, चाइना से क्यों नहीं मिल रही, तो वो यूँ लगता है कि मैंने एक प्रोडक्टिव काम कर दिया। क्योंकि अब ये जहाँ कहीं बैठेंगे तो ये भी एक सोचे समझे तरीके से बात करेंगे, या वो बात करेंगे जो एक रिसर्च वेल रिसर्च है कि आपने पढ़ लिख के ये की है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ मेरी तो कंट्रीब्यूशन जारी रहती है। मैं जहाँ जिस माहौल में जाता हूँ मुझसे लोग सवालात करते रहते हैं। सिर्फ पिछले दिनों एक हुआ, वो ज़रा थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था। हम लाहौर गए तो मैं मेरी मिसेस से हम दोनों, तो हमने कहा कि जी लिबर्टी की बजाय लेट्स गो टू अनारकली, वहाँ से बात चीज़ें ख़रीदनी है, तो बच्चों के लिए को गिफ्ट ख़रीदने थे। तो अनारकली में मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया, घेर लिया, उन्होंने कहा हमने आपके साथ सेल्फी बनानी है। तो माय मिसेस स्टैंड असाइड, सेल्फी का दौर चला फिर उस वक्त। तो वो मुझे थोड़ा ज़रा एम्बैरेसिंग लगा कि उन्होंने मुझे पकड़ के अलहदा किया, मिसेस मेरी को एक तरफ अलहदा खड़ा किया और 2-3 उनको देखा देखी और भी को 2-3 आ गए।
तो वो उस चीज़ से नेचुरली अच्छा खैर उसमें कतराती है, वो मैं नहीं मेरे करना साथ चाहता। अक्सर ऐसा हुआ है, मैं अमूमन जब चांद रात मैं एक चीज़ birthday- बात मुकम्मल करूँ, मैं वो सेल्फी से मैं क्यों कतराता हूँ? मैं कहता हूँ वो ना हो कि कल को मुझे भी सफाइयाँ पेश करनी पड़े कि मैं उज़ैर बलोच को नहीं जानता था, ये तो ऐसे ही किसी ने साथ बना ली। क्योंकि सेल्फी बनाने वाला का ये पता नहीं होता कि ये उज़ैर बलोच है, ये कोई और है। कोई भी हो सकता है। चले, ये जनरल साहब को तो पता चल गया कि वो सेल्फी से क्यों इतना भाग रहे होते हैं, लेकिन क्या हमारे बाकी जो 3 मेहमान हैं उन्हें सेल्फी बनवाना या तस्वीर बनाना किसी भी अपने मनपसंद चाहने वाले के साथ पसंद है या नहीं है, ये भी उनसे जानते हैं। और साथ ही साथ उनसे ये भी बात करते हैं कि ये जो सिचुएशन होती है कि कभी भी कोई खबर आती है, ठीक है जर्नलिस्ट उस खबर पर नज़र रखे हुए होता है, सुबह से अखबार पढ़ना शुरू करना, ट्वीट्स करना, फेसबुक पर देख लेना, लेकिन बाज़ औक़ात आप सो रहे होते हैं, किसी और काम में बिजी होते हैं, नज़र नहीं पड़ती उस चीज़ पे, तो आपको तो पता होगा, लेकिन जब आप वहाँ पे खामोश हो जाते हैं ना कि नहीं ये खबर मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, उस वक्त क्या मोमेंट होता है, आप उस चीज़ को कैसे कवर करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे जी, वेलकम बैक। और ब्रेक से वापस आ गए हम और इस सवाल के साथ कि किसको सेल्फी बनाना पसंद है ये भी जानते हैं। और वही जो सवाल मैंने जाने से पहले किया था कि हम भी इंसान हैं, हर वक्त हम टीवी के सामने नहीं बैठे होते, अखबार हर वक्त हमारे हाथों में नहीं होता, कभी आप हमसे पूछ भी लेते हैं तो हमारा दिन का चिराग थोड़ी ना है, क्यों समर बाजू का ऐसा होता है कि कभी आपको भी उस खबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। देखिए आपने सेल्फी का जिक्र किया तो मुझे तो सेल्फी से बहुत ज्यादा उलझन होती है, अभी आप मेकअप में भी एक सेल्फी बनवा कर आए हो। W21 में इकट्ठे थे, इसमें मेरी तरफ समर ने इसलिए इशारा किया क्योंकि हर जगह इसको हम आगे करते थे कि ये सेल्फी ले, क्योंकि इसके हाथ लंबा है, इसलिए हमें से सेल्फी स्टिक तो बोला चलो ये समर सेल्फी स्टिक अपनी जो ऑन करो जी, वो मेरे बाजू लंबे तो सेल्फी अच्छी बन जाती है, तो हर जगह सेल्फी का मुझे ही कहा जाता है, मैं जिस ग्रुप में भी हूँ। लेकिन आपने कभी ये शिकायत नहीं की यार मैं आगे नहीं आ रहा, मेरा मुंह बड़ा रहेगा, एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। बना रहा साथ वो कौन है, वो जानने वालों को क्योंकि कोई पकड़ ले ऐसे ही, फिर बाद में आदमी सफाइयाँ पेश करता फिर कि यार वो सेल्फी उठा के अखबारों में छपवा दे। नहीं बिल्कुल, बस मुझे तो एक होता है सेल्फी बनाने से बड़ी उलझन होती है कि बनानी मुझे पड़ती है हर जगह पे, जहाँ पे भी जाऊँ तो हाँ, तो इसलिए मुझे तो सेल्फी से बड़ी जिस ग्रुप में भी हूँ, यूएस के एक फेलोशिप पे, वहाँ पे भी जी समर अब्बास आ जाए सेल्फी बनाने के लिए, अच्छा। यही बनाएगा हर जगह पे, तो उससे बड़ी उलझन होती है। फिर दूसरा ये है कि जब आप फोटोग्राफी की जब बात होगी, आप दूसरों की आप तस्वीर तो बना लेते हैं बड़ी अच्छी, जब आपकी बारी आती है वो अच्छी नहीं बनती कभी भी, याद दूसरे आपकी अच्छी नहीं बनाते। जिस तरह में हम बना रहे थे नेवी वालों के साथ जब हम गए थे, आई रिमेम्बर, मैंने तो सबकी बड़ी अच्छी बनाई वहाँ पे बोर्ड पे, जब मेरी बारी आई तो वो सारी हिला हुआ कैमरा खराब सारी, मेरे को यार मेरी अच्छी नहीं आ रही, बाकी सबकी ठीक आ रही है, तो ये भी एक होता है मसला। दूसरा जो आपने बात की खबर वाली, अब मैं तो ईद ज़्यादातर होता है मेरा कि मुजफ्फराबाद मेरा इलाका है, तो मैं वहाँ ज़्यादा ईदें करता हूँ, तो मेरे इलाके में थोड़ा सा नेट की ज़रा इंटरनेट की सर्विस थोड़ी पुअर है, तो मेरी एक्सेस बड़ी मुश्किल से मुझे होती है कहीं जाके थोड़ा बहुत देख लिया, अपडेट्स वगैरह देख ली, लेकिन अपडेटेड ज़्यादा मैं नहीं होता वहाँ पे चीज़ों के हवाले से, तो अक्सर चैनल से भी आ जाता है सर जी ये डेवलपमेंट होगी, एक चाहिए आपका बीपर चाहिए एक, तो हुआ क्या यार बता तो दें ज़रा, तो फिर मुझे पहले पूरा ब्रीफ करते हैं, तो देना स्टार्ट में एनालिसिस उस पर देना, ये भी एक बड़ी सिचुएशन बड़ी अजीब होती है। और दूसरा से मैं अगर चाहूँ तो मोना का चेहरा बता रहा है कि मोना सेल्फी की इतनी शौकीन है, फोटोग्राफी की इतनी शौकीन, मोना एक चीज़ की बहुत शौकीन है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वही तकरीबन अनीका भी, अनीका के साथ भी मैं इसी क्वेश्चन पर आऊँगी, मोना ट्विटर पे बड़ी एक्टिव रहती है मोना। हाँ ट्विटर पे तो आई लव ट्विटर। तो क्या मतलब ट्विटर को आप कितना मतलब आप समझती हैं लोगों के लिए भी फ्रूटफुल है, और आप मतलब क्योंकि एक अपना अपना शौक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे अभी हमने बात की, ठीक है कुछ बहुत सारे मल्टी शौक कैटेगरी के आगे, लेकिन आपको मैंने ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा है। हाँ मुझे पसंद है ट्विटर, ज़ाहिर है आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे जो लोग फोटोज़ के शौकीन होते हैं वो ये दूसरी जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इस पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये यहाँ पर मेरा सिरे से अकाउंट ही नहीं है, सो यू आर राइट इन सजेस्टिंग कि मैं फ़ोटोज़ की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन हाँ ट्विटर मुझे ओपिनियन देना हर बात पे, तो आई लाइक इट, कोई किसी ने कोई ट्वीट की है अजीब सी, उसके ऊपर उसकी क्लास लेना, ये भी अच्छा लगता है मुझे।
तो हाँ। तो ये आप ट्विटर, क्योंकि मोना का ना चेहरा बता रहा था कि मोना सुन रही है, लेकिन ये मोना का इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक उस तरह से लग नहीं रहा है। अनिका, आपकी कुछ पिक्चर्स मैंने फेसबुक पे भी देखी हैं और इंस्टाग्राम तो नहीं, खैर मैंने ट्विटर पर भी देखी हैं, तो कहीं ना कहीं से आप कैप्शन के साथ भी शौकीन नजर आती हैं और ट्विटर को मोस्टली आप किस तरह से मतलब हैंडल करती हैं? अच्छा, ऑनेस्टली मैं तस्वीर लेने की बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ। मैंने देखी है कि बहुत सारी स्लेयर के साथ कैप्शन मैंने देखी है। That is because of my husband, the credit goes to him। अब वो फोटोग्राफी के बहुत शौकीन हैं। अच्छा। और उनको कैमरास का, उनको सब, he is a chartered accountant, लेकिन उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, उनको मेरी तस्वीर लेने का बहुत शौक है, मेरी बेटी की तस्वीर लेने का बहुत शौक है। उनकी अपनी नहीं होगी लेकिन हमारी होगी। तो वो जितनी भी तस्वीर सोशल मीडिया पे नजर आ रही होती हैं वो सारी उन्होंने ली होती हैं। मेरे बारे में अगर कोई बात की जाए तो मैं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर भी चली जाऊँ ना तो अक्सर औकात मुझे तस्वीर लेना भूल जाता है। बिकॉज आई डोंट नो, मुझे लगता है कि जो हम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर तस्वीर बीच में रुक के लेना एक डिसरप्शन हो जाती है, वो काम शायद रुक जाता है। तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन ये मैं उनकी इंसिस्टेंस के ऊपर, और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो उनकी इंसिस्टेंस के ऊपर अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। और ट्विटर के ऊपर भी मैं पहले बहुत एक्टिव नहीं थी, मैं सोशल मीडिया के ऊपर जनरली एक्टिव नहीं थी बिकॉज मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ जनरली। तो इंस्टाग्राम पे तो मोस्टली आपके फॉलोवर्स ही तब बढ़ते हैं जब आपका पब्लिक अकाउंट है, तो वहाँ पे क्या क्या पब्लिक है, अभी पब्लिक ही है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बना ही कुछ अर्से पहले और सारी तस्वीर मेरे हस्बैंड की ली हुई है। मतलब या कोई ऐसी है कि कोई प्रोफेशनल जगह पर ये भी बहुत अच्छी बात है कि हस्बैंड और वाइफ में किसी एक बंदे का अच्छा फोटोग्राफर होना बहुत जरूरी है, मतलब क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत जिंदगी की खूबसूरत लम्हे अगर कैप्चर कर लिए जाएं, उन्हें कैमरे की आंख में समो लिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। जनरल साहब, इस उम्र में आपका क्या शौक है? मैं तो प्राइमरीली यही समझता हूँ कि इस उम्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अपने आप को मसरूफ़ रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक वक्त था कि मैं बहुत ही मसरूफ़ था सर्विस में होते हुए, दिन रात काम, बॉर्डर पे इधर उधर, और अचानक से जब मैं रिटायर हुआ तो फिर मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नज़र आई कि इतनी मसरूफियत के बाद फ़रागत। फिर मैंने 12-14 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, मुख्तलिफ कंपनियों के एस चेयरमैन होते हैं। अब मैंने वो छोड़ दिया तो मैं घर अच्छा, आपकी एक स्पेशलिटी जैसे मैंने सबकी बयान की है वो मैं आपकी भी यहाँ पे कर दूँ कि 7 to 11 ये प्राइम टाइम स्लॉट्स हैं, और माशाल्लाह जनरल साहब को हमने हर शो में, हर प्रोग्राम में पाया है। तो ये भी आपकी मसरूफियत जो कि मैंने पहले भी अक्सर आपसे डिस्कस की थी। वो भी है, लेकिन मैं अगर मिसाल के तौर पे नहीं भी है तो मैं पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। मैं अपनी स्टडी जारी रखता हूँ ताकि मैं बिजी रहूँ, कुछ ना कुछ करता रहूँ। और बस उसमें यूँ कह लीजिए, घर में बच्चे 2 हैं मेरे बेटे के, वो मेरी बहुत बड़ी एक कह लीजिए कि एंटरटेनमेंट है उस लिहाज से। अच्छा। कि छोटे हैं बच्चे तो उनके साथ लगे रहते हैं और वो भी हमें बहुत वक्त देते हैं, तो वो वरना मैं मोस्टली स्टडी करता हूँ। मेरी मिसेस भी स्टडी करती रहती है। नतीजा ये कि हम दोनों ही उस लिहाज से बिजी होते हैं, वो किचन के काम भी करते हैं। होती है, ठीक। और जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट किया होता है, कुछ इश्यूज मैंने यूजुअली अपनी मिसेस से ही डिस्कस किए होते हैं। अच्छा। और उसकी कंट्रीब्यूशन बड़ी होती है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि उसकी अपना मुतालिया बहुत है, दूसरा शी हैज़ बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटी, पढ़ाती रही हुई है, और फिर दीनी मामलात में मुतालिया बहुत किया हुआ, मुझसे बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो इस वजह से मुझे कंपनी ऐसी घर में मौजूद है जहाँ रहती है, हाँ, कि जहाँ मेरी अपनी फील्ड के लिए भी मुझे मदद मिलती है कि मैं आई रिमेन इन कन्वर्सेशन। अच्छा जनरल साहब, सॉरी वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं चाहूँगी कि जाने से पहले ईद के मौके पर आप सभी लोगों की तरफ से एक पैगाम, मुना क्या पैगाम देना चाहेंगी? इस दफ़ा तो ईद के मौके पर मुझे लगता है कोरोना वायरस की वजह से हम तमाम ज़्यादातर प्राइमरीली अपने घरों में हैं, और यही पैगाम है कि दिल बर्दाश्ता ना हो। लोगों में एक डिप्रेशन भी पाया जाता है ऐसे हालात में, क्योंकि आप उस तरह से जो अपनी एक एक्टिविटीज़ हैं या लोगों के घर आना जाना आमदोरफ्त वो नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी किसी एक्टिविटी में एंगेज करें, घरों में रहें, और थ्रू इंटरनेट अपने प्यारों से बात करें, राब्ता करें दोस्तों से, रिश्तेदारों से। ये सबसे हेल्दी यूजेज है, और इससे आपका भी अपना जो जहनी तौर पे आप अगर किसी डिप्रेसिव फेज में हैं कि ये अचानक से दुनिया को क्या हो गया है, हम तमाम घरों में बंद हो गए, तो मेरे हिसाब से तो प्राइमरीली ये मैसेज होगा बड़ा जरूरी। बस कोरोना से बहुत ज़्यादा नहीं घबराना, अब उसके साथ हमने रहना सीखना है।
तो एहतियात के साथ ज़िंदगी को जिएं और ज़्यादा घबराएं मत, ज़्यादा टेंशन ना लें और अपनों में रहें और ज़्यादा बाहर आने जाने में एहतियात करें और थोड़ा लोगों एहतियात का करें। ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द जो मुस्तहिकीन हैं। अनिका, मेरे नज़र में इस टाइम पर, जिस टाइम पर पूरी दुनिया एक तरह से स्टैंड स्टिल पे आई हुई है, दिस इज़ अ टाइम जहां हम लोगों को दूसरों की मदद करने के लिए जो हमें टाइम नहीं मिला करता था या हम किसी भी बेसिस के ऊपर मसरूफ़ होते थे, ये वक्त है, शायद अल्लाह ताला ने भी पूरी दुनिया को एक ब्रेक दी है कि अब अपने अपने क़िबले भी दुरुस्त कर लें और लोगों की मदद करने की तरफ भी आएँ। और अल्लाह ताला ने हमें ये भी बता दिया कि हम, हर शख्स समझता था कि हम पता नहीं क्या चीज़ है, क्या है, हम कुछ भी नहीं है, हम सारे मिलकर कुछ कर सकते हैं। और ये जो यूनिटी है, वो कायदे आज़म ने यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन की बात की अभी कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा इन 3 अल्फाज की ज़रूरत। और आजकल ज़रूरत भी। जनरल साहब, क्या मैसेज देंगे? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अपने जीने का इंतज़ाम दुरुस्त रखें, वो यही है आपकी एहतियाती तदाबीर, और आपको ज़हनी तौर पे इससे रिकनसाइल करना चाहिए। और दूसरा ये है कि चूँकि इसकी वजह से वक्त आपका घर पे ज़्यादा गुजरना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा वक्त मिल रहा है, इस वक्त को इसको गनीमत जानते हुए बेहतरीन इसका इस्तेमाल, और बेहतरीन इस्तेमाल में यही है कि प्रोडक्टिव काम करें, पढ़ने लिखने का भी काम करें और अपने बच्चों की तरबियत का भी काम करें। उसके अलावा सोचें कि आपके माहौल में दाएं बाएं लोग जो आपकी मदद, जिनको कभी नहीं मिल सकती थी, आज वक्त है तो आप उनको दें। तो मकसद कहने का ये है कि इस वक्त को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव माशरे के लिए बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, या अपनी आखिरत के लिए बना सकते हैं, उस पॉजिटिव वे में आप इस्तेमाल करना सीखें। और इसी के साथ ही मैं अपने सभी मेहमानों के साथ इजाज़त लूँगी आपसे, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरा मैसेज ये कि खुश रहिए और खुश रहना सीखिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।